नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो में टैक्स इट इजी, where we help you to simplify the most difficult questions of your life. We have the privilege to have Mr. Amit Gupta and Devender ji on this show with us. Amit ji is someone who is a CA turned lawyer. He's an author of a book and various articles. Devender ji is someone जो 23 साल में CA बने. He is also a qualified insolvency professional, that too in first attempt. He is someone who is also a trainer to GST department. What else can we ask for? Without dealing the conversation further, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। देवेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या एक आम आदमी, एक इंसान जो मेरी तरह है, वो भी जीएसटी से रिलेटेड है? क्योंकि ना तो मेरे पास जीएसटी नंबर है, ना मेरे पास बिजनेस है। क्या मैं अब भी एक लायबिलिटी है मेरे ऊपर, या मुझे इसको किस तरह से देखना चाहिए? ओवर टू यू। थैंक्स जसप्रीत फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं कि जीएसटी आपसे संबंधित है या नहीं है, जी बिल्कुल। तो जो पेन आपने पकड़ा हुआ है, हाँ जी, ये पेन भी जब आपने खरीदा होगा तो जीएसटी पे करके ही खरीदा होगा। ओके। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जी, तो जब आप बिल पे करते हैं तो आप जीएसटी के साथ बिल पे करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल जीएसटी सबके ऊपर लगता है। ओके। सिर्फ ये है कि जिन्होंने नंबर लिया हुआ है जीएसटी का, वो रिटर्ने भी फाइल करते हैं। आप रिटर्ने फाइल नहीं कर रहे, बट यू आर ए पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। आप सरकार को जीएसटी देते हैं हर एक्टिविटी में। जब आप अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, बिल्कुल, तब भी आप जीएसटी पे करते हैं उस मोबाइल रिचार्ज पर। तो जीएसटी सबके लिए है और सबके ऊपर भी है। बहुत एक इंटरेस्टिंग मोड पे आप इस कॉन्वर्सेशन को ले आए हैं देवेंद्र जी, जहां आप ये कह रहे हैं कि हम जीएसटी हमारे आसपास है, हमने कभी फील नहीं किया। हम ये समझते हैं कि एक जीएसटी नंबर होने के बाद ही मैं जीएसटी का भागीदार बनता हूं। बट येस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैं जीएसटी मेरे पास नंबर है या नहीं है, मैं उस मुहिम का हिस्सेदार हूं। बट देवेंद्र जी, आप मुझे ये भी बताइए कि जीएसटी नंबर लेने की प्रक्रिया क्या होती है और किन लोगों को जीएसटी नंबर लेना चाहिए? क्या मैं एज ए सैलरीड पर्सन, मुझे भी जीएसटी लेने की जरूरत है? क्या कुछ ऐसा है जो मैं खो रही हूँ जीएसटी नंबर ना लेके? आप बताइए। देखिए, जीएसटी नंबर बिजनेसमैन को लेना होता है। यदि आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको जीएसटी नंबर की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको लेना चाहिए जी। अब जहां तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की बात है, तो बिजनेसमैन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए यदि उसका टर्नओवर, यदि वो सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है तो 40 लाख रुपए तक नंबर की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहा है तो 20 लाख रुपए तक नंबर की जरूरत नहीं है। ये लिमिट है यदि वो एक ही स्टेट के अंदर काम कर रहा है। पर यदि वो किसी दूसरे स्टेट के साथ भी काम करता है और वो डीलिंग गुड्स की है, तो पहले रुपए से ही उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का एक सेकंड फायदा यह भी है कि जब आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल होता है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ तो आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी लूज कर जाते हैं। और इसको, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को इसलिए भी लेना चाहिए ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी दूसरे लोगों के सामने, दूसरे बिजनेसमैन के सामने वो एक सशक्त बनती है। क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसी बड़े कारपोरेट्स हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आप मोड पे ले गए कॉन्वर्सेशन को, जहां की जीएसटी मेरी क्रेडिबिलिटी भी बनाता है। और लेकिन यहाँ पे एक जो मेरे को आपसे और एक बार दर्शकों की क्लैरिफिकेशन के लिए मुझे आपसे पूछना था, जहाँ पे आपने जीएसटी के बारे में बोला कि जीएसटी लेना है, ये मेरी क्रेडिबिलिटी भी है, इसके एडवांटेजेस भी है, मुझे क्रेडिट भी मिलता है। आपने दो कैप्स बताई हमारी सर्विसेज के लिए और हमारे गुड्स के लिए। क्या उसके बिलो हमें जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है? सरकार की तरफ से मैंडेट नहीं है? यदि आप सिर्फ अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, जिस स्टेट में आप बिजनेस करते हैं, तो उससे कम प्रेस्क्राइब टर्नओवर से यदि आपका टर्नओवर कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर बहुत छोटा है, उनको इस एम्बिट से और इस प्रोविजन से बाहर रखा है। उनको नंबर लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को
एक दूसरे नजरिए से यदि आपको समझाना चाहूं जी। तो आप किसी टेलर के बारे में सोचिए, किसी छोटे बिजनेसमैन के बारे में सोचिए। कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसकी साल भर की टर्नओवर बहुत ही कम है, मानिए 10 लाख रुपए, जी। बहुत ही छोटा सा उसका कोई रेस्टोरेंट है, बहुत छोटा सा ढाबा चला रहा है वो। जी। तो यदि वो भी जीएसटी नंबर लें और हर महीने रिटर्न भरें तो उनके लिए काफी मुश्किल आ सकती है। बिल्कुल। और जीएसटी नंबर लेना बहुत आसान है, पर इसका कंप्लायंस करने में इसकी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है। यू विल नीड टू हायर अ प्रोफेशनल एज वेल। तो गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेसमैन को रियायत दी है कि आपकी चॉइस है, वॉलंटरी है। यदि आप नंबर लेना चाहें तो जरूर आप ले सकते हैं, पर उस प्रेस्क्राइब टर्नओवर तक आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है। यदि आप ना भी लेना चाहें तो ये गवर्नमेंट की तरफ से काफी बढ़िया छूट जो है वो सारे बिजनेसमैन को दी गई है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरी टर्नओवर उतनी है या नहीं है, जो अगेन मैं एक आपकी ही कॉन्वर्सेशन से पॉइंट लूंगी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मेरी उतना बिजनेस है या नहीं है, मैं उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा हूँ, बट उसका जो मेंटेनेंस है, जो कंटिन्यूस फाइलिंग है जीएसटी की, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बता सकते हैं? मान लो मैंने ले लिया ना, मेरा बिजनेस हो रहा है ना, मैं उस जीएसटी नंबर को यूटिलाइज कर रही हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आइडियली अगर मैं एक आम आदमी के नजरिए से सोचूं तो एक नंबर लिया था, उसको मैं यूज नहीं कर रही हूँ, ना मैंने कुछ लिया ना मैंने कुछ दिया, तो क्या मैं इस केस में भी पेनलाइज हो सकती हूँ? देखिए, मैं आपके सवाल को दूसरे ढंग से आंसर करना चाहूंगा। बिल्कुल। सपोज कीजिए आप एग्जाम देने जाते हैं और आपके 0 मार्क्स आते हैं, सॉरी आपके 0, तो क्या आपको मार्कशीट मिलती है या नहीं मिलती? मार्कशीट तो मिलती है, उस पर 0 लिखा होता है। बिल्कुल। या सपोज कीजिए मैंने अपना कोरोना का टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आया जी, तो क्या मुझे रिपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? नेगेटिव है तब भी मुझे रिपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल। तो उसी तरह से यदि आपका टर्नओवर 0 भी रहा जी, आपको सरकार को बताना तो जरूरी है, आपको अपनी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यदि आप भरेंगे नहीं जी, तो क्या गवर्नमेंट मान ले कि आपने नहीं भरी तो आपका 0 है? तो इसका आपको इन्फॉर्म करना, एक डिस्क्लोजर देना, अपनी कंप्लायंस करना जरूरी है। तो यदि आपने नंबर लिया है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। ये नहीं हो सकता कि नहीं भरी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट मान ले कि वो 0 है, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग हैज टू बी कम्युनिकेटेड। विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट टू वे कम्युनिकेशन, नथिंग इज कंप्लीटेड। बहुत ही एक्सपर्ट अप्रोच के साथ एक आम आदमी की जुबानी आपने हमें ये समझा दिया कि जीएसटी अगर लिया है उसका मेंटेनेंस करना भी उतना ही जरूरी है। एक रिपोर्ट दर्शकों के लिए अगेन आई विल एम्फसाइज कि रिपोर्ट सरकार को देना जरूरी है, इसलिए जीएसटी फाइलिंग जरूरी है। तो अगर आप जीएसटी नंबर लेने की सोचते हैं या लेते हैं, या आपका बिजनेस अभी उससे छोटे स्केल पे है और आप लेते हैं, तो भी आपको जीएसटी फाइलिंग, देवेंद्र जी मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप उतनी ही जरूरी है जितनी कि एक सशक्त बिजनेस के लिए जरूरी है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के लिए जरूरी है। सो चलिए, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनकम की, एक बार फिर रुख करते हैं अमित जी आपकी तरफ कि पिछली बार आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि एक आम आदमी की क्या अप्रोच है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसकी बजट को लेके। तो अभी भी कुछ सवाल हमें बजट के आसपास ही हमारे दर्शकों की तरफ से आ रहे हैं, एंड मैं 2 मिनट लूंगी अपने दर्शकों को धन्यवाद करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो आपने हमें ईमेल्स पे, फोन कॉल्स पे क्वेश्चन दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि शो के दौरान हम उन सवालों के जवाब दें। सो अमित जी, कमिंग टू यू, हमने पिछली बार बजट की बात करी थी, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या किया है इस बजट में आम आदमी के लिए? आम आदमी को उस चीज को किस नजरिए से देखना चाहिए? तो प्लीज आप हमें एक बार फिर बताइएगा। जसप्रीत जी, थैंक यू। एक बार आपका दोबारा मैं धन्यवाद करता हूं मुझे इस शो में बुलाने के लिए। प्रिविलेज इज ऑल आवर्स, ओवर टू यू। इस बजट के अंदर सरकार ने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया है कि उन्होंने टैक्स पेयर के लिए एक अपडेटेड टैक्स रिटर्न का कंसेप्ट लाए हैं कि यदि किसी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल करी और उसको ये लगता है कि उससे कोई रिटर्न फाइल करने में गलती हो गई है, तो वो अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकता है। और उस अपडेशन का जो टाइम है वो 2 साल का टाइम जो है वो सरकार ने दिया कि जब आपने जो अपनी रिटर्न फाइल की है, आप 2 सालों के अंदर अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये प्रोविज़न लाया गया तो इसको जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने एडवर्टाइज़ किया कि हमने टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी रियायत लेके आए हैं, उसके लिए एक प्रिविलेज लेके आए हैं। लेकिन यदि हम इस प्रोविज़न को देखें
तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें सरकार ने डाली हैं कि उस प्रोविज़न को देख के लगता है कि ये जो अपडेटेड टैक्स रिटर्न का कंसेप्ट जो लाए हैं ये सरकार अपने लिए लेके आई है। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई भी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को अपडेट करना चाहता है, अपडेट का मतलब यह है कि उससे ये गलती हो गई कि वो कोई इनकम लेने से रह गई उसकी, वो तभी अपने रिटर्न को जो है वो अपडेट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है तभी वो इसका ऑप्शन ले सकता है। और वो अपडेट तभी कर पाएगा जब जितनी भी वो एडिशनल इनकम टैक्स के लिए ऑफर करने जा रहा है उसका 25% उसको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। और यदि वो 1 साल तक फाइल करता है अपडेटेड रिटर्न तो उसको 25% टैक्स फालतू देना है, और यदि वो 1 साल के बाद अपडेट करता है तो उसको 50% टैक्स फालतू देना है, जो भी उसकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो इस प्रोविज़न से ऐसा लगता है कि सरकार को सरकार का ज़्यादा फायदा है, या सरकार खुद ऐसे टैक्स पेयर को नहीं ढूंढ पा रही जो कि अपनी रिटर्न अपनी इनकम को कम दिखाना चाहते हैं, तो वो ये बर्डन भी एक एसएससी पे डालना चाहते हैं कि वो आप आएँ आगे और ख़ुद करें। तो यदि इस बर्डन को नहीं रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इससे पहले भी रिटर्न को रिवाइज करने का ऑप्शन बहुत पहले से है जी। लेकिन पहले वो ऑप्शन 2 साल तक का था कि 2 साल तक एक टैक्स पे रिवाइज कर सकता था। उसको कम करते करते पहले उन्होंने 1 साल किया, फिर उसको 9 महीने तक ले आए, और अब एक रिवाइज रिटर्न है, एक बिलेटेड रिटर्न है, और अब एक नया अपडेटेड टैक्स रिटर्न का कंसेप्ट है। तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल होता है कि रिवाइज रिटर्न क्या होती है, अपडेटेड रिटर्न क्या होती है। और इसमें एक और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि किसी टैक्स पेयर को ये लगता है कि उसने टैक्स ज़्यादा दे दिया है जी, तो वो अपनी रिटर्न अपडेट नहीं कर सकता। मतलब उसका टैक्स गवर्नमेंट रिफंड नहीं करेगी अपडेट करने से, तो खाली वही टैक्स पेयर जो है वो अपनी रिटर्न को अपडेट कर पाएगा जो ज़्यादा टैक्स देने के चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी और ये कितना सक्सेसफुल रहेगा ये टाइम बताएगा, क्योंकि इसके अंदर जो 25% और 50% की टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा एक टैक्स पेयर पे डाली गई है, ये एक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही वो ओवर बर्डनड है टैक्स से, और इसके बाद तो उसको और एक एडिशनल भार जो है वो सरकार ने डाला है। फिर से आपने अपनी एक्सपर्ट अप्रोच हमें दी है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें ये इस तरह से एक आम आदमी ने देखा था दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट माई मिस्टेक, बट जब आप हमें बताते हैं इट्स मोर लाइक एन गवर्नमेंट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देयर मिस्टेक वेयर इन दे वर लूजिंग टू अ सर्टेन सेट ऑफ इनकम। एंड थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग अस दैट टेंजेंट। एंड जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पे आपने हमें टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ बताया था, और दर्शकों अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड मिस किया था तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत से आपके सवालों के जवाब छिपे हैं। सो कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं टीडीएस को लेके और टैक्स फाइलिंग को लेके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इसमें से कि अगर कोई इंसान, कोई आम आदमी, एक मार्गदर्शक कंफ्यूज है कि मैं आपके पास आती हूँ कि मैं टीडीएस 5% जमा करूँ या 10% जमा करूँ, मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या द ओनली ऑप्शन आई हैव इज टू रीच आउट टू एन एक्सपर्ट एंड सीक फॉर एन एडवाइस, और इन केस आई एम इन शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, तो उस केस में मैं कैसे सिचुएशन को सेफ गार्ड करूँ? ओवर टू यू सर। जसप्रीत जी, इसमें मेरा ये कहना है कि जहाँ पे भी एक एसएससी को कोई ऑप्शन दिया गया है जी, उदाहरण के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि एसएससी की इनकम फॉल कर जाती है 5 लाख रुपए तक। एक जनरल रूल ये है कि किसी की इनकम यदि 5 लाख रुपए के ऊपर है तो उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, वरना नहीं करनी जी। लेकिन कोई यदि एसएससी है जो कि अपनी 10 सालों से रिटर्न फाइल कर रहा है और किसी साल में उसकी इनकम 5 लाख से कम रह जाती है, तो ये जो आपका प्रश्न है उस केस में आता है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे या नहीं करे। बिल्कुल। इसी तरीके से जो आपने टीडीएस वाली बात कही, तो जहाँ पे ये एसएससी को जरा डाउट होता है कि वो ये काम करे या ना करे, तो ये सबसे पहला उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपने टैक्स प्रोफेशनल से पूछे कि मैं ऐसी परिस्थिति में रिटर्न फाइल करूँ या ना करूँ, टीडीएस 5% से काटूँ या 10% से काटूँ, टैक्स ऑडिट कराऊँ या ना कराऊँ। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि प्रोफेशनल को भी डाउट होता है कि मुझे क्या करना है,
तो ऐसे केस में मेरा एक हम्बल ओपिनियन है ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि मुझे रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी, तो आप रिटर्न फाइल कर दें। जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मुझे TDS 10% काटना है या 5% काटना है, तो इट इज़ बेटर टू डिडक्ट TDS 10%, क्योंकि यदि आप 10% काट भी लेते हैं तो जिसका आपने TDS काटा है उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरा, यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि हम ऑडिट कराएं या ना कराएं, आपको कुछ आप किसी कंफ्यूजन में रहते हैं, तो इट इज़ बेटर टू गेट द बुक्स ऑडिटेड, क्योंकि जब आप ऑडिट कराते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल सर्विसेज मिलती हैं, आपका प्रोफेशनल और भी आपकी चीज़ें काफ़ी सुधार देता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जहां येस और नो का क्वेश्चन आए तो इट इज़ बेटर, क्योंकि अब सरकार जो है, जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है, वो एक एसएससी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि उसको बहुत विजिलेंट होना है, उसको कानून पता होना चाहिए और वो खुद उसको आगे आकर के अपने कंप्लाइंसेस को पूरा करना चाहिए। दिस इज़ माई गिव ऑन दिस पॉइंट। दोस्तों, अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और जारी रखते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, टैक्स इट इजी। थैंक यू। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। वेलकम बैक टू द शो और अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल हमारा जीएसटी से रिलेटेड है, तो देवेंद्र जी मैं आपकी तरफ रुख करूंगी और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दीपक जी नोएडा से पूछते हैं कि उनके 2 ऑफिसेस हैं। एक ऑफिस उनका दिल्ली में है जहां उनका एडमिन स्टाफ बैठता है और दूसरा ऑफिस नोएडा में है जहां वेयर हाउस है उनका। ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो उनको 2 अलग अलग स्टेट्स में करनी पड़ेंगी या एक जीएसटी नंबर नेशन वाइड एप्लीकेबल होता है? ओवर टू यू सर। देखिए, एक नंबर नेशन वाइड तो एप्लीकेबल नहीं होता, हर स्टेट में डिफरेंट जीएसटी नंबर चाहिए होता है। पर जैसा कि दीपक जी का सवाल है कि इनके 2 ऑफिसेज हैं, तो इनको 2 नंबर लेना चाहिए या सिर्फ दिल्ली में नंबर लेना चाहिए या सिर्फ नोएडा में नंबर लेना चाहिए। इसका सवाल मैं आपको लीगल लैंग्वेज में, अगर लीगल बुक से, जीएसटी एक्ट से यदि आपको आंसर करना चाहूं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और जैसा कि मैं इस क्वेश्चन से समझाऊं, जो मेरी समझ बनी है इस क्वेश्चन को सुनकर, कि उनकी जो सप्लाई जो इफेक्ट हो रही है वो नोएडा से हो रही है क्योंकि उनके गुड्स वेयर हाउस में पड़े हैं। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दिल्ली में बैठ रहा है। उनको रजिस्ट्रेशन अपना उत्तर प्रदेश में लेना चाहिए। पर हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बिलिंग, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब नोएडा में बनाई जानी चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो उनका दिल्ली में बैठ रहा है, अगर ये सिर्फ कॉल्स वगैरह रिसीव कर रहा है या ऑर्डर रिसीव कर रहा है, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। दिल्ली में नंबर लेने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज supplies are getting affected through Noida only. But at the same time, your books of accounts, your all compliances, your every ledger related to these transactions are to be maintained at उत्तर प्रदेश। In that case, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही नंबर लेना काफी है। इसी सवाल को अगर हम थोड़ा ट्वीक करते हैं,
और दीपक जी, आई एम श्योर इससे आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करती हूँ। मान लो यही दीपक जी की 2 वेयर हाउसेज हैं, 2 अलग अलग जगह से गुड सप्लाई हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या इनको जीएसटी दोनों स्टेट्स का अब लेना वाजिब है, अब इनको लेना चाहिए होगा? ये चाहिए नहीं है, ये लेना पड़ेगा, मैंडेटरी। अगर वेयर हाउसेस, क्योंकि जहां पर भी उन्होंने अपने गुड्स रखे हुए हैं और अगर वो 2 डिफरेंट स्टेट हैं तो 2 नंबर चाहिए। अगर उनके 10 स्टेट में अगर उनके गुड्स रखे हुए हैं तो पूरे ऑल 10 स्टेट्स में फ्रॉम wherever supply is getting affected, जहां से मूवमेंट ऑफ गुड्स इज हैपनिंग, वहां पे हमें जीएस वहां का इन सिंपल टर्मिनोलॉजी वी कैन से दैट कि जहां से भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। So we can have multiple GST numbers depending on nature of our business and nature of movement of goods and services we are into. दीपक जी, I'm sure आपके सवाल का ये जवाब आपको मिल गया होगा। एंड अब मैं अपने दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ रुख करती हूँ और अमित जी आपके लिए है। मनस्वी जो है वो happens to be a business woman, उन्होंने बहुत ही एक बेसिक सवाल पूछा है, रादर एक कंक्लूजन कमेंट पूछा है हमारी तरफ से। वो ये कहती हैं, ये पूछती हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस बजट फॉर अ टैक्स पेयर? एक आम आदमी के लिए इस बजट का बिगेस्ट टेक अवे अगर कोई बोला जाए तो वो क्या होगा? जसप्रीत जी, ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा, क्योंकि जो बजट मेमोरेंडम आया है वो करीबन 100 पेज का है। और 100 पेज में से एक चीज़ को ये बताना कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित करेगी, तो इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। बट स्टिल इस बजट के अंदर एक जो छुपा हुआ बदलाव, जिसको एक ऐसा हिडन चेंज लाया गया है जो कि हर बिजनेसमैन को इफेक्ट करेगा, वो ये है कि जब कभी भी हम किसी से लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स में ये प्रावधान है कि हम जिससे भी लोन ले रहे हैं हमें उसके क्रेडेंशियल जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए। क्रेडेंशियल मीन्स कि हमें उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो लोन देने की ताकत रखता था, समर्थ रखता था, और तीसरा कि वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जसप्रीत से लोन लेता हूं तो मुझे ये बताना है कि जसप्रीत कहाँ रहती है, वो लोन देने लायक थी या नहीं। लेकिन इस बजट के अंदर इस प्रावधान को थोड़ा सा बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि वो जसप्रीत कहाँ से वो पैसा लाई। तो ये एक ऐसा प्रावधान है जो कि सरकार ने एक ऐसी जिम्मेवारी डाली है टैक्स पेयर पे जो कि इम्पॉसिबल है। मैं यदि किसी से लोन लेने जाता हूं तो मैं उससे ये थोड़ी पूछूंगा कि ये पैसा आप कहाँ से लाए, वो मुझे पैसा ही उधार नहीं देगा। तो जब ऐसे प्रावधान लाए जाते हैं तो उनके ऊपर एक पूरी डिस्कशन होनी चाहिए पार्लियामेंट में, जो कि एक किसी भी कानून को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन ऐसे छुपे हुए प्रोविजंस इतनी आसानी से सरकार ले आती है जिसकी वजह से हमारे देश में सबसे ज़्यादा लिटिगेशन बढ़ता है, और उसके बाद फिर ये इतनी सारी स्कीम्स लाते हैं, विवाद से विश्वास तक, और कितनी सारी टैक्स की स्कीम्स लाते हैं। इससे और जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसका मोरल डाउन होता है। तो इस बजट के अंदर ये जो चीज़ है कि मैं जिससे पैसा उधार लेने जा रहा हूँ और मुझे उससे ये पूछना है कि भाई ये पैसा तू कहाँ से लाया था, तो इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन फॉर एनी बोरोवर। तो मेरा सरकार को ये सजेशन भी है कि इस प्रावधान को थोड़ा सा देखें, ताकि जिससे जो है वो आगे आने वाले सालों के अंदर एक टैक्स पेयर के लिए मुसीबत का सबब ना बने। अमित जी, जो मुझे यहाँ समझ आ रहा है, जब आप बोलते हैं कि एक टैक्स पेयर को ये आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, या जो लोन ले रहा है उसको ये आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ मनी उसके लिए क्या है। क्या हम यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात कर रहे हैं? जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं या किसी और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोन लेते हैं, क्या ये प्रावधान तभी एप्लीकेबल है और ये अंडरस्टूड हो जाता है बिकॉज बैंकिंग ऑलरेडी हैज अ सिस्टम टू गेट दैट मनी? तो या फिर ये हम सिर्फ अनऑर्गेनाइज मार्केट की बात कर रहे हैं? जसप्रीत जी, जो जितने भी ये प्रोविज़न लाए जाते हैं ये बेसिकली ब्लैक मनी को कब करने के लिए लाए जाते हैं। तो हालांकि जो प्रोविज़न है उसके अंदर बैंकों को या बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं किया, लेकिन जो प्रोविज़न लाया गया है उससे ऐसा लगता है कि ये खाली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फॉर एग्जांपल यदि मैं अपने दोस्त से लोन लेता हूँ, मैं अपने किसी रिलेटिव से लेता हूँ, या मैं किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन लेता हूं, तो वहां पे ये प्रोविज़न जो है वो लगेगा। लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंकों के केस में बैंक जो है वो हर किसी को लोन नहीं दे रहा। बिल्कुल।
तो दूसरी जगह से लोन लेने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब एक बोरोवर जो है वो थोड़ी एक इंफीरियर पोजीशन पर होता है, उसका लेवल कम होता है। तो जिससे वो लोन लेने जा रहा है उससे यदि ये कहेगा कि पहले मुझे ये बता कि अपनी बैलेंस शीट की कॉपी दे, अपनी बैंक स्टेटमेंट दे, तो वो मुझे लोन ही नहीं देगा। तो तुम्हारे पास खुद है नहीं और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। तो कुछ प्रोविज़न लाने से एक बिजनेस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस टाइम वैसे ही जो हमारी देश की इकॉनमी है वो ऐसी परिस्थिति से निकल रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि कुछ आसान कर सकते हैं तो करें, लेकिन एक टैक्स पेयर का रास्ता और मुश्किल ना करें। थैंक यू सो मच मनस्वी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड गुप्ता जी, आपने इसको इतने अच्छे से फ्रेम किया और मैं बोलूँगी इस बजट का इतना इम्पोर्टेंट पहलू आप हमारे सामने लेके आए। एटलीस्ट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस तरह का कोई प्रोविजन आया भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग योर एक्सपर्टीज देयर एंड थैंक यू सो मच दर्शकों फॉर वॉचिंग अस एंड शेयरिंग योर लव ऑन अस। और आप हमें सवाल पूछते रहिए, हमें आपके सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम हर एपिसोड में कुछ सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच मनस्वी फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बिकॉज इसने हमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू से रूबरू कराया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस एंड हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि वो अपने सवाल हमें इसी तरह भेजते रहें। वी लव टू आंसर योर क्वेश्चन and looking forward to meet you in our next episode. Thank you so much Amit for joining us. Thank you so much Devendra ji for joining us. Looking forward to connect with you in the next show. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बंसल आपका ट्रैवल पार्टनर लेके आया हूँ आपके लिए कि कैसे आप अपने अगले हॉलीडे को पॉकेट फ्रेंडली बना सकें। पॉकेट फ्रेंडली यानी कि वो हॉलीडे जहाँ पे आपकी जेब के ऊपर कम से कम खर्च हो, आपको ज़्यादा पैसे ना लगाने पड़े। अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अपने वो आसपास के एरिए जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े या जहाँ पे आपका खर्चा कम से कम हो। जैसे कि आपका टैक्सी या अपनी गाड़ी ले जाने के बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। आजकल वोल्वो बहुत अच्छी चल रही हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर नॉर्मल बसेस यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूर का रास्ता लेना है और उसके लिए आप अपने हिसाब से अपने जहाँ एरिया है उसके आसपास की चीज़ें देख सकते हैं, आपके आसपास की लोकेशन देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप हिमाचल के अंदर शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, मकलोडगंज बहुत आराम से जा सकते हैं। रात की ट्रेन भी है, वोल्वो भी हैं। हिमाचल रोडवेज़ ने बहुत अच्छी वोल्वो चलाई हुई हैं। अगर आप उत्तराखंड में देखना चाहें तो नैनीताल है, नौकोचित्याल है, जिम कॉर्बेट है, पनगुट है। बहुत ऐसे डेस्टिनेशंस हैं। आप इजीली ट्रेन से जा सकते हैं। शताब्दी ट्रेन चलती है। सुबह आप पहुंचेंगे, सुबह पहुंचते ही आपको वहाँ पे टैक्सी मिलेगी। टैक्सी से आपको बहुत इजीली पास ऑन पड़ेगा। सिर्फ आप 3 से 4 हज़ार रुपये में पूरा एक वीकेंड, 2 नाइट का वीकेंड होटल स्टे और आने जाने के साथ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप साउथ में पुणे के आसपास रहते हैं तो पुणे के आसपास इतनी जगह है, इतनी सारी जगह है जहां आप पूरा साल भी नहीं पूरा कर सकते। मैं वहाँ पे 2-2.5 साल रहा हूँ और वहाँ पे मैंने हर हफ्ते कहीं ना कहीं ट्रैकिंग के या घूमने के लिए जाता था और इतना अच्छा मज़ा आता था। मतलब 2-2.5 साल में मैंने कभी पूरे वहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं कवर कर पाया। माथेरान है, पंचगनी है, महाबलेश्वर है। इवन अगर आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, आपको हड़पसर के अंदर आपका एक गवर्नमेंट का ग्लाइडिंग सेंटर है। आप मानेंगे मात्र 187 रुपये, 187 रुपये में आप पूरा ग्लाइडिंग कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार एडवेंचर स्पोर्ट है। आप एक बार जाके देखिए। हम अपने घर के आसपास इन चीज़ों को देखते नहीं। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है, गवर्नमेंट के द्वारा ही सारी की सारी निर्मित है, उन्हीं के थ्रू जानकारी दी जाती है और बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। आप वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें को देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और आज ही हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर। अगले हफ्ते हम जानेंगे और कौन कौन से बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली एडवेंचर एक्टिविटीज़ के डेस्टिनेशंस हैं जहां आप बहुत आराम से जा सकते हैं। नमस्कार।